Hello, good morning, everyone. So once again, I welcome all of you in today's current affairs. So today we will start the current affairs of 20th of January. Okay. So we have some very good articles in today's The Hindu newspaper. Okay. The first article which I am going to take up is International Monetary Fund has upgraded India's growth projections to 7.3%. Okay. Now, first of all, you must remember that there are various global agencies like IMF, like World Bank, like some UN agencies, and then Indian government. These are definitely giving their ideas. ये अपने ideas देते रहते हैं on the basis of prevailing situation, prevailing market economy, economics में क्या चल रहा है इस वक्त कंट्री के अंदर, एक्सपोर्ट सिस्टम कैसा है, इंपोर्ट कैसा है, टैक्सेशन सिस्टम कैसा है, इसके ऊपर बेसिस, इसके बेस्ड जो है हर जो है एजेंसी अपना अपना डिफरेंट कंट्रीज के लिए अपना प्रोजेक्शन देती है कि ये कंट्री कैसे ग्रो करेगी. इसी तरह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी हमारा ग्रोथ जो है पहले बताया था कितना 6.6%, लेकिन अब करंट मोमेंटम को देख के ये कहा कि 2025 और 26 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें इंडिया का ग्रोथ रेट जो होने वाला है वो कितना होने वाला है 7.3%. और ये आईएमएफ ने कौन सी रिपोर्ट में कहा है? आईएमएफ की एक रिपोर्ट पब्लिश होती है हर साल, दैट इज कॉल्ड एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक. ये यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा है कि कौन सी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो किसकी पब्लिकेशन है. तो ये बेसिकली आईएमएफ की पब्लिकेशन है और इसमें उसने कहा कि 7.3% के दर से इंडिया जो है ग्रोथ रजिस्टर करेगा 2025-26 में, जबकि उसने कहा कि 2027-28 में थोड़ा सा ये कम हो जाएगा. ठीक है, 2026 और 27 के लिए ये कहा गया कि थोड़ा सा कम हो जाएगा, इट विल कम डाउन टू 6.4%. और फिर ये 27-28 में भी ऐसा ही रहने वाला है और ये कोई ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं है. इट विल ऑल्सो रिमेन अगेन 6.4%. और ये कहा कि ये जस्ट साइक्लिकल चेंजेस की वजह से होगा. साइक्लिकल चेंजेस क्या होती है इकोनॉमिक्स के अंदर? साइक्लिकल चेंजेस मतलब चेंजेस इन द रेगुलर साइकिल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई. स्ट्रक्चरल चेंजेस जो होती है ना वो ज़्यादा डिफिकल्ट होती हैं, क्योंकि कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ऐसा आ गया या कोई स्ट्रक्चरल चेंज आ गया, पूरा इकोनॉमी का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया. जैसे लोग पूरी तरह से सर्विस सेक्टर पे डिपेंडेंट हो गए या सर्विस सेक्टर से निकल गए इंडस्ट्री सेक्टर में चले गए, इंडस्ट्री से निकल गए एग्रीकल्चर सेक्टर में चले गए. ऐसे शिफ्ट को कहते हैं स्ट्रक्चरल शिफ्ट. या कोई टैक्सेशन में कोई रिफॉर्म आ गया जिसकी वजह से ग्रोथ रेट स्लंप हो गया. जैसे जीएसटी जब आया था इनिशियली 2017 में जुलाई में जब लॉन्च हुआ था, या डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था, तो उस टाइम पे थोड़ा सा ग्रोथ में स्लंप आया था. ठीक है, स्लो डाउन आया था उसके इंपैक्ट, शॉर्ट टर्म इंपैक्ट्स की वजह से. तो वैसी चीज़ों को कहते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस. ठीक है, ये साइक्लिकल चेंजेस मतलब होता है जो रेगुलर डिमांड एंड सप्लाई सीजनल चेंजेस की वजह से जो स्लंप आता है ग्रोथ में. तो ये कह रहे हैं कि ये स्ट्रक्चरल नहीं होगा, साइक्लिकल स्लंप होगा और इसमें वरी करने की बात नहीं है. इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आईएमएफ कहता है कि वर्ल्ड का जो ग्रोथ एवरेज है, वर्ल्ड ग्रोथ आउटलुक जो है, वर्ल्ड का जो ग्रोथ आउटलुक है वो इस समय बहुत रोबस्ट है. ग्लोबल लेवल पे ग्रोथ आउटलुक जो है वो रोबस्ट एट 3.3%, सॉरी 3.2%. कितना है आज की डेट में? इसने थोड़ा सा इसको क्या किया कि रेजिलिएंट एट 3.3% फॉर द कैलेंडर ईयर, 3.3% एट द कैलेंडर ईयर 2026 के लिए. और ये थोड़ा सा ये भी कह रहा है कि ग्लोबल लेवल पे भी ये नीचे आ जाएगा. कितना हो जाएगा? 3.2% हो जाएगा. ठीक है, और दिस विल ऑल्सो बी रिजल्ट ऑफ द साइक्लिकल चेंजेस, सो नथिंग मच टू वरी. हालांकि कुछ हेडविंड्स इसने बताई हैं. ग्लोबल इकोनॉमी में इस समय बहुत ज़्यादा हेडविंड्स हैं. ठीक है, हेडविंड्स क्या क्या है? हेडविंड्स मतलब जो टफ सिचुएशंस आगे आती हैं, जो जैसे मान लो कोई चीज़ ऐसे मूव कर रही है और विंड्स अपोजिट डायरेक्शन में आती है, दीज आर कॉल्ड हेडविंड्स. हेडविंड्स क्या करती है? ऑफनली किसी चीज़ के मोमेंटम को कम कर देती है. और टेल विंड्स क्या होती है? जैसे कोई चीज़ ऐसे मूव कर रही है और विंड भी इसी डायरेक्शन से आ रही है तो इसको पुश करेगी, मीन्स इसको मोमेंटम पिकअप कराएगी. तो कुछ हेडविंड्स तो है लेकिन कुछ टेल विंड्स भी है. ठीक है, अभी सबसे ज़्यादा हेडविंड्स जो है वो किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ द ट्रेड पॉलिसीज. ट्रेड पॉलिसीज की वजह से हेडविंड्स है इकोनॉमी के अंदर. बिकॉज ऑफ द टैरिफ वॉर्स, बिकॉज ऑफ द टैरिफ वॉर्स और बिकॉज ऑफ द ग्लोबल अनसर्टेनिटीज. पूरा स्टेबिलिटी जो है वो थोड़ा सा थ्रेटेंड है, मेनली खास करके यूएसए की पॉलिसीज की वजह से. लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे हमारे जो है वो टेल विंड्स भी हैं, जैसे अडेप्टेबिलिटी फाइनेंशियल सिस्टम की, मॉनेटरी पॉलिसी का अकोमोडेटिव स्टैंस, गवर्नमेंट का जो है बहुत अच्छा काम, उसके बाद इन्फ्लेशन विद इन द लिमिट्स, उसके बाद गवर्नमेंट का पुश ग्रोथ की तरफ, उसके बाद जो है रोबस्ट डोमेस्टिक डिमांड. ये सारी टेलविंड्स है जो मोमेंटम मेंटेन करने में हेल्प करेंगे हमें. ठीक है, तो आईएमएफ का प्रेडिक्शन है 7.3%.
यही प्रिडिक्शन था वर्ल्ड बैंक का भी 7.3%। किसमें? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। अगर आपको याद हो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है, इसमें भी सेम रिपोर्ट, सेम एक्सपेक्टेशन बताया था। यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी ने प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया 2025-26 में 7.2% के हिसाब से ग्रो करेगा। इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि हम 7.4% की दर से ग्रो करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन कहती है, ठीक है। तो ओवरऑल 7.4 से 7.2 के बीच की रेंज मींस ऑन एन एवरेज 7.3% रियलिस्टिक जो एस्टिमेट है, हमारा खुद का भी प्रूव होता है, क्योंकि ग्लोबल एजेंसीज भी यही कहती है कि इंडिया इस दर से ग्रो करने वाला है आगे, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा आर्टिकल है कि कल भी मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या होता है। हमारा इंडिया में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का डेफिनेशन 2021-22 के बजट में बताया गया था कि इंडिया का रुपी का डिजिटल फॉर्म जो है दैट विल बी कॉल्ड एज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये लीगल टेंडर होगा। लीगल टेंडर मतलब इसमें पेमेंट्स अलाउड होंगी, ठीक है, और ये बिल्कुल हमारी नॉर्मल करेंसी जैसी है, बस उसका डिजिटल फॉर्म में है, विच इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम वर्चुअल डिजिट एसेट्स या क्रिप्टो करेंसीज जो मैंने कल आपको बताया, ठीक है। तो अभी हमारे यहाँ पे ब्रिक्स का एक समिट होने वाला है। ब्रिक्स, पहले ये ब्रिक था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, अब इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया तो ब्रिक्स हो गया। आज की डेट में इट हैज बिकम ब्रिक्स प्लस, क्योंकि और भी बहुत सारी कंट्रीज जो है इसके अंडर ज्वाइन हुई है, ठीक है। अब ये जो ब्रिक्स का समिट है, ये 18th ब्रिक्स का समिट कहां होने वाला है? सबसे पहले थोड़ा बेसिक्स। जिम ओ'नील person who coined the acronym BRIC. It was in 2001. अब की बार इसमें 18th समिट होने वाला है, जो कहां पे होगा? इंडिया में होगा। 18th समिट is going to be held in India later this year 2026। 2025 वाला समिट जो हुआ था वो ब्राजील में हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद ईरान, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ये सब ज्वाइन होने के बाद अब ये हो चुका ब्रिक्स प्लस, ठीक हो गया। तो ब्रिक्स को क्या करना चाहिए कि ये आरबीआई का प्रपोजल है। आरबीआई कहता है कि इनको अपनी डिजिटल करेंसीज क्या करनी चाहिए? दे मस्ट बी लिंक्ड। सारी ब्रिक्स कंट्रीज की डिजिटल करेंसीज लिंक की जानी चाहिए, ताकि आपस में पेमेंट्स जो है वो लोकल करेंसी में हो पाए, ठीक है। अब ये साथ में एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं कि ये एक स्टेप है टुवर्ड्स प्रमोशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसीज। इट इज नॉट ए स्टेप टुवर्ड्स डी डॉलराइजेशन। अगर डी डॉलराइजेशन की तरफ इसको हम बोल देंगे, ट्रंप पहले गुस्से में चल रहे, ठीक है, और ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है। तो हालांकि he should not impose dominance of dollar on the world countries, लेकिन he has openly said that I don't like any move which will be away from the dollar, ठीक है। तो चाइना ने भी जो है युआन का इंटरनेशनल यूज बूस्ट करने के लिए जो है प्लेज किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आरबीआई भी कंसिस्टेंटली क्या कह रहा है कि ई रूपी का एडॉप्शन करो, ऑफलाइन पेमेंट्स उसमें एनेबल कर रहे हैं। विदाउट नेटवर्क ई रूपी में आप पेमेंट्स कर पाओगे, ऑफलाइन पेमेंट जैसे 2024 में प्रपोजल लाया था बजट में, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट सब्सिडी ट्रांसफर जितनी भी है उनकी प्रोग्रामेबिलिटी भी किसके हिसाब से करनी है? ई रूपी के हिसाब से। तो हम बेसिकली डिजिटल इसलिए जाना चाह रहे हैं कि हम डिजिटल करेंसीज को अक्रॉस द ग्लोब जो है वो लिंक कर सके और पेमेंट जो है हर करेंसी के अंदर हो सके, ताकि डॉलर का डोमिनेंस जो पेमेंट सिस्टम पे है वो कम किया जा सके, ठीक हो गया। हालांकि इंडिया और रशिया ने कोशिश किया था कि हम लोकल करेंसीज में जो है क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे। हुआ क्या उसका नतीजा? उसका नतीजा ये हुआ कि हमने बहुत सारा इंपोर्ट किया रशिया से और रुपी में पेमेंट कर दिया रशिया को। तो रशिया के पास ह्यूज चंक ऑफ रुपी गॉट एकम्युलेटेड, तो उसमें कई सारे बॉटलनेक्स आ गए। इसलिए फिर रशिया को क्या करना पड़ा? वही पैसा इंडिया के मार्केट्स में रुपी फॉर्म में इन्वेस्ट करना पड़ा। तो ये थोड़े बॉटलनेक्स है। अगर फैसिलिटेशन हो अक्रॉस द कंट्री लिंकिंग ऑफ डिजिटल करेंसीज की वजह से, तो ईज हो जाएगा, ठीक है। ये है आरबीआई का प्रपोजल, ठीक है। इंडिया in a changing world, it is small tables big dividends। मतलब हमको इस समय यूनाइटेड नेशन जैसे बड़े टेबल पे बिड नहीं लगाना चाहिए। हमको देखना चाहिए हमारे पास जो स्मॉल टेबल्स हैं, ठीक है। ब्रिक्स इज वन स्मॉल टेबल, क्वाड इज वन स्मॉल टेबल, ठीक है।
फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद यूरोपियन यूनियन इज वन स्मॉल टेबल। तो स्मॉल टेबल्स पे हम बड़े बड़े फायदे कर सकते हैं, ये कहना है इस आर्टिकल का कोर जो है। अब ये आर्टिकल शुरू कहां से होता है? ये कह रहा है कि हमारे कंट्री में इस साल, हर साल की प्रैक्टिस की तरीके से इस साल 26 जनवरी के जो गेस्ट्स होने वाले हैं, दे आर लीडर्स फ्रॉम यूरोपियन यूनियन रिप्रेजेंटिंग द मेंबरशिप ऑफ वेरियस कंट्रीज। 27 कंट्रीज के लीडर्स जो है, 27 मेंबर ब्लॉक के जो लीडर्स हैं, दे आर गोइंग टू बी द चीफ गेस्ट्स ऑन द रिपब्लिक डे इन 2026। ठीक है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया जो है डिप्लोमेटिक वाइट स्पेसेस पे कुछ वर्क कर सके। तो ये टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए। कभी पूछ दे कि व्हाट आर डिप्लोमेटिक वाइट स्पेसेस। डिप्लोमेटिक वाइट स्पेसेस ये होते हैं कि बेसिकली ये वो एरियाज हैं डिप्लोमेसी के अंदर जहां किसी कंट्री का एक्सक्लूसिव रूल नहीं है, जहां पे गैप्स है, लीडरशिप गैप्स है। जैसे इंटरनेशनल वाटर्स पे बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं है। आउटर स्पेस बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी बहुत ज़्यादा ग्लोबल रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। ठीक है, तो हमें जो गैप्स है ग्लोबल लीडरशिप में, दे आर कॉल्ड डिप्लोमेटिक वाइट स्पेसेस। तो इंडिया को इसके ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है कि ये वो रूम्स हैं डिप्लोमेटिक वाइट स्पेसेस, वो रूम्स हैं जिन रूम्स में कोई कन्वीनर नहीं है। दे आर वाइडर रूम्स विदाउट एनी कन्वीनर्स। कन्वीनर मीन जो रूम को ऑर्गेनाइज करे, चलाए। ठीक है, तो इसमें काफी स्कोप है। सबसे पहले इंडिया को क्या करना है, ये आर्टिकल का पहला सजेशन है दैट इंडिया मस्ट स्टार्ट वर्किंग विद यूरोप। क्योंकि अगर यूरोप के साथ हमारा जो काफी लंबे समय से बात चल रही है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? जो ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करता है दो कंट्रीज के बीच में। बहुत दफा मैं बता चुका हूं, डिटेल में पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है। ठीक है, अब ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करने का ये मतलब नहीं है सिर्फ कि आप टैरिफ्स या ड्यूटीज जो है वो कम करोगे। इसके अलावा मार्केट एक्सेस मिलेगा इंडियन गुड्स को यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। तो एक अच्छा एक्सपोर्ट मार्केट डेवलप हो सकता है इंडिया के लिए। ठीक है, तो जैसे बर्लिन, रोम, पेरिस, ये इनके साथ टाइज बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। तो इंडिया को बहुत डिसाइसिव एंगेजमेंट करना पड़ेगा यूरोपियन यूनियन के साथ, खास करके कलेक्टिव ट्रेड में, कंपटीशन में और क्लाइमेट पॉलिसीज में। ठीक है, कस्टम्स ही सिर्फ नहीं, मार्केट एक्सेस भी बढ़ाना पड़ेगा, डेटा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए भी काम करना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? अब ये कह रहा है कि इस सब की वजह से होगा क्या कि इसके तीन तरीके के फायदे हमारे पास हो जाएंगे। पहला फायदा क्या होगा? एक्सेस टू यूरोपियन मार्केट्स। पहला फायदा क्या होगा? एक्सेस टू मार्केट्स, अगर हम मार्केट्स को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा, एक जो ग्लोबल ट्रेड थ्रेट सबके लिए बना हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसको हम क्या करेंगे? ट्रेड प्रेशर को क्या कर पाएंगे? हेज कर पाएंगे। इट इज बेसिकली इंश्योरेंस अगेंस्ट द यूएस ट्रेड प्रेशर। इंश्योरेंस अगेंस्ट यूएस ट्रेड प्रेशर। यूएस ट्रेड प्रेशर के अगेंस्ट हमको क्या मिल जाएगा? एक स्टेबिलिटी मिल जाएगा कि हमारे पास और मार्केट्स होंगी। और इसकी बाद क्या होगा कि बहुत ही ज्यादा हमारे पास जो है एक तो हो गया मार्केट एक्सेस, एक तो हो गया इंश्योरेंस, और दूसरा हो गया कि जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं उनका थोड़ा सा रिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल वैल्यू चेन रिफॉर्म्स। ओवर डिपेंडेंस एक कंट्री के ऊपर हमेशा ही थ्रेटेंड होती है, इसीलिए हमारा ओवर डिपेंडेंस यूएसए के ऊपर अगर हो तो वो हमें ऑलरेडी हमारे लिए थ्रेट है। इसी वजह से वेपनाइज कर दिया ट्रम्प साहब ने टैरिफ्स को। हर कंट्री को टैरिफ से डरा रहे, क्योंकि हर कंट्री का बहुत मेजर स्टेक है ट्रेड का यूएसए के साथ। ठीक हो गया। लेकिन अगर हम ऐसे छोटे छोटे टेबल्स पे, जैसे यूरोपियन यूनियन का मैंने बता दिया, उसी तरीके से मैंने ब्रिक्स का बता दिया कि ब्रिक्स का जो समिट होने वाला है, वहां पे अगर हम ग्लोबल साउथ को बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन करने की जो है कोई ट्रेड डील साइन कर पाए, कोई अच्छा डिक्लेरेशन साइन कर पाए, और ब्रिक्स प्लस मींस हम एक्सपेंड तो कर ही रहे हैं इसको, ब्रिक्स वाले प्लेटफॉर्म को, तो क्यों ना इसको ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि ये पूरा जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है उसका डोमिनेंस को जो है थोड़ा सा कम कर दे। ठीक है, उसके बाद जैसे एशियन डेवलपमेंट बना लिया हमने, अपना पेमेंट गेटवे लॉन्च करने की बात की हमने। ठीक है, और तीसरा जो टेबल है हमारे पास बड़ा, वो है क्वाड। ठीक है, क्वाड कौन सा ग्रुपिंग है और ये क्वाड ग्रुपिंग बना कब और इसका पर्पस क्या है? बेसिकली क्वाड जो ग्रुप है ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। ये एक स्ट्रेटेजिक फोरम है जिसमें इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड में कौन कौन मेंबर है? क्वाड में 4 मेंबर हैं, इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया।
क्वाड को एक ऐसा ग्रुपिंग भी माना जाता है कि जिससे हम चाइना की डोमिनेंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर इंडिया होस्ट कर पाए क्वाड का नेक्स्ट डायलॉग, ठीक है, जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट भी आएंगे जो काफी गुस्से में चल रहा है, ठीक है, तो क्वाड जो है वो बहुत अच्छा एक ये वाइट स्पेस है जहां पे क्वाड लीडर समिट जो है अगर उसमें हम होस्ट कर पाए, ठीक है, और उससे क्या होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी ऑन पेपर आएंगे और इसका पॉलिटिकल वेटेज जो है इंडिया का उससे बढ़ जाएगा और हमारे बहुत ज़्यादा स्टेक्स हैं तो उनको हम डिलीवर भी कर पाएंगे, ठीक है। क्वाड का हालांकि क्वाड का एजेंडा जो है मैरीटाइम डोमेन पे और रेजिलिएंट पोर्ट्स बनाने के ऊपर और ओशियन के लिटरल स्टेट्स में मेनली, ठीक है, इसमें क्या होगा कि अगर हम पावर राइवलरीज को कम करके हम इसको यूजफुल बना सकते हैं अपनी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। जैसे इंडिया ने अभी जब साइक्लोन दितवा आया था तो श्रीलंका की हेल्प के लिए ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया था, ठीक है। तो इसी ऑपरेशन सागर बंधु की लाइंस पे कोई ऐसे डिक्लेरेशंस बन जाए जहां पे मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए ये 4 कंट्रीज भी आपस में कोऑपरेट कर सकें, ठीक है। हालांकि यूनाइटेड नेशन जो है आज भी बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमको छोटे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करना चाहिए। G20 भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसमें भी यूएसए ने मेस कर दिया। इस साल जो यूएसए का जो G20 का समिट था साउथ अफ्रीका में, यूएसए ने विड्रॉ कर लिया उससे। नेक्स्ट ईयर होस्ट करेगा खुद यूएसए उसको G20 के समिट को। तो इससे काफी ज्यादा डिफिकल्टीज जो है बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे नजर आती हैं। इसलिए हमको छोटे प्लेटफॉर्म्स पे काम करना चाहिए और छोटे टेबल्स पे हमको ज्यादा बड़े प्रॉफिट्स देखने चाहिए। जैसे एक और छोटा प्लेटफॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट जो हो रहा है दिल्ली में फरवरी 2026 में। इंडिया के पास एक चांस है जो गवर्नमेंट को, कंपनीज को, रिसर्चर्स को इकट्ठा लाए और जितना भी गैप्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनको फुलफिल कर सके। उसके बाद इंडिया के पास एक इन्विटेशन है पैक्स सिलिका अलायंस ज्वाइन करने की। व्हाट इज पैक्स सिलिका? पैक्स सिलिका बेसिकली यूएसए का एक कैपेबिलिटी क्लब है, ठीक है, यूएस लेड कैपेबिलिटी क्लब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने के लिए और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स को प्रमोट करने के लिए है, ठीक है। तो पैक्स सिलिका ये भी एक छोटा सा टेबल है जिसपे इंडिया ज्वाइन करके कुछ अच्छा बेनिफिट ले सकता है। समझ रहे मेरी बात को? तो इस समय एक्चुअली चाहिए क्या, डिवाइडेड वर्ल्ड है, लेकिन हमको बिगर टेबल्स पे न जाके ये छोटे छोटे टेबल्स को जो है ये काम करना चाहिए। वंडरफुल आर्टिकल, प्लीज गो थ्रू इट, ठीक है। देयर आर 4 टाइगर्स, there are 4 triggers of litigation for justice, says Justice Datta. Justice Datta एक बेंच में बैठे थे जिसमें चीफ जस्टिस साहब भी थे, तो एक केस सुन रहे थे, ठीक है, 2 कंपनीज के बीच में केस सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि 4 मेन कॉजेज हैं जिसकी वजह से लिटिगेशन बढ़ते हैं, ठीक है। एक जो है दैट इज हिंसा मीन्स वायलेंस, ठीक है। दूसरा है कामा का मतलब क्या होता है? ग्रीड, लालच, डिजायर, ठीक है। कामा मीन्स डिजायर। लोभ मीन्स बेसिकली द ग्रीड, लालच, ठीक है, एंड एंगर, क्रोध। सो हिंसा, काम, लोभ एंड क्रोध, दीज आर द 4 मेन इश्यूज। ये आपके इथिक्स के पेपर के लिए, सोशल इश्यूज के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये चारों चीजें अगर इंसान छोड़ दे, कम कर दे, तो डेफिनेटली लिटिगेशंस जो है वो कम हो जाएंगी, ठीक है। अब ये बेसिकली होता क्या है कि लोभ जो है सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक सर्विस में, गवर्नेंस में, लोभ मींस ग्रीड। दिस इज द रूट कॉज ऑफ करप्शन। इसीलिए कहते हैं कि कई सारी कंपनीज, कंस्ट्रक्शन कंपनीज के साथ एडमिनिस्ट्रेशन हैंड इन ग्लव रहती है। इस आर्टिकल का कहना है, जज साहब का मानना भी है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है बिकॉज ऑफ लोभ, बिकॉज ऑफ ग्रीड, करप्शन केस में आ जाती है, ठीक है। तो व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर करप्शन? कामा एंड लोभा। काम मीन्स डिजायर एंड लोभ मीन्स द ग्रीड, ठीक है। क्रोध ये एवेंजफुल बना देती है एक इंसान को, ये एक इंसान को लिटिगेशंस में ले जाती है, बदला लेने की भावना हो जाती है, हिंसा, वायलेंस, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इंडियन इस वक्त जो इंडियन पॉपुलेशन है इसके अंदर मेनली जितनी भी ज्यादा लिटिगेशन, चाहे कंपनीज, फर्म्स, इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट एंड कंपनीज, गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स या गवर्नमेंट ऑफिसर्स आपस में, ऑल बिकॉज ऑफ काम एंड लोभ, ऑल्सो हिंसा एंड क्रोध, दीज आर द कॉजेज ऑफ लिटिगेशंस। थोड़ा सा ये फिलॉसफी के रिलेटेड है, थोड़ा सा इसलिए मैंने इसको रखा है इसमें न्यूज में, ठीक है। इनफाइटिंग किल्स 3rd काजीरंगा टाइगर विद इन अ फोर्टनाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे समझो व्हाट इज इनफाइटिंग। इनफाइटिंग का मतलब होता है कि जब एक एरिया, ये एक एरिया है मान लीजिए,
यहाँ पे एक टाइगर है, दूसरा भी टाइगर है, तीसरा भी टाइगर है, चौथा भी टाइगर है, पांचवा भी और छठा भी और सातवां भी। लेकिन इनके लिए जो अवेलेबल फूड है या अवेलेबल जो इनका प्रे है वो बहुत कम है। अवेलेबल प्रे जो है वो बहुत कम है। ये जो ब्लैक वाला है इट इज प्रे। अब अवेलेबल प्रे कम होने की वजह से ये आपस में ही लड़ पड़ते हैं। ये आपस में ही क्या करते हैं, लड़ पड़ते हैं। तो इसको इसीलिए इसको इंट्रा स्पेसिफिक फाइट्स भी बोलते हैं। विद इन द स्पीशीज जब फाइट्स हो जाती है फॉर फूड एंड फॉर अदर थिंग्स, इसको कहते हैं इन फाइट्स। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम में है। ठीक है, आसाम में इसके साथ एक रिवर और एक हिल उनके बीच में। ठीक है, रिवर कौन है, रिवर ब्रह्मपुत्रा है, ब्रह्मपुत्रा एंड मिकिर हिल्स। ठीक है, ज्योग्राफी में जाके एटलस में जाके चेक कर लेना, मिकिर हिल्स और ब्रह्मपुत्रा के बीच का रीजन जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क का जो है काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वहां पे लोकेटेड है। ठीक है, अब ये काजीरंगा नेशनल पार्क 1974 में डिक्लेयर हुआ। काजीरंगा नेशनल पार्क वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क इन 1974, लेकिन 1985 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहा है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इट वाज डिक्लेयर्ड इन 1985। दिस इज बेसिक्स। ठीक है, और मेन स्पीशीज कौन कौन सी है काजीरंगा नेशनल पार्क में? सबसे ज्यादा वर्ल्ड्स मोस्ट वन हॉर्न्ड राइनो, वन हॉर्न्ड राइनो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर। ठीक हो गया। इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर और भी एक नेशनल पार्क के अंदर जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, तो पोबित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे ज्यादा डेंसिटी वन हॉर्न राइनोज की वर्ल्ड में, पोबित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा फोकस किस पे है? राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर एंड एशियाटिक वाइल्ड बफेलो। याद रखना इन ऑर्गेनिजम्स को, इन स्पीशीज को कहते हैं बिग फोर। क्या कहते हैं? बिग फोर। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में बिग फोर की प्रोटेक्शन के लिए सबसे ज्यादा स्टेप्स लिए जाते हैं। व्हाट आर दोज बिग फोर स्पीशीज? बिग फोर स्पीशीज इंक्लूड राइनो, एलिफेंट, देन ऑल्सो रॉयल बंगाल टाइगर, RBT, रॉयल बंगाल टाइगर, और उसके बाद एशियाटिक वाटर बफेलो। ओके, एशियाटिक वाटर बफेलो। क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ which of the following species is not a part of big four which are being harbored in Kaziranga National Park? You must remember. ठीक है, now you have to understand कि ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, बिकॉज ऑफ इनफाइटिंग यहाँ पे 3 टाइगर्स की पिछले 14 डेज के अंदर डेथ हुई है। ठीक है, टाइगर्स की पॉपुलेशन को चेक करने के लिए हर साल टाइगर सेंसस होता है। हालांकि 2024 का जो टाइगर सेंसस है उसने एक अच्छा पिक्चर बताया। टाइगर सेंसस ऑफ 2024, इसने एक अच्छा पिक्चर बताया। इसने कहा कि हमारी कंट्री के अंदर जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है पहले 104 थी, अर्लियर इट वाज 104, इट हैज इंक्रीज टू 148, लेकिन इन 3 के मरने के बाद डेफिनेटली अब ये 145 तो आ ही गई है। इसके अलावा और बड़े कितने हैं वो तो फिर से जब टाइगर सेंसस 2025 का डेटा आएगा तो मैं कभी आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अब ये जो इनफाइटिंग का केस है, वहां के जो वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स हैं वो कहते हैं कि इनफाइटिंग का केस होना तो नहीं चाहिए। रीजन ये है कि वहां पे एम्पल प्रे है और एम्पल हम जो है इनकी अरेंजमेंट्स करते हैं, एम्पल इनका शिकार इनको मिल सके। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है मेनली इनफाइटिंग ही अभी प्रिलिमिनरी कॉज बताया जा रहा है। ठीक हो गया। व्हाट इज तमिलनाडुज न्यू हाइब्रिड पेंशन मॉडल? हमारी कंट्री के अंदर पेंशन जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है, अट्रैक्टिव फैक्टर है जो अट्रैक्ट करता है हमें गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ। ठीक है, ये एक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है जो पोस्ट रिटायरमेंट रहता है। ठीक है, अब जो पेंशन का स्कीम है, पेंशन का हमारी कंट्री में पहले जो पेंशन स्कीम था दैट इज कॉल्ड एज ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम। ठीक है, इस स्कीम का बेसिक फीचर क्या है कि आपको एक फिक्स्ड आपको कंट्रीब्यूशन क्या करना है? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इज 0, इसलिए इसको डिफाइंड बेनिफिट स्कीम कहते हैं, ना कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, क्योंकि बेनिफिट डिफाइंड है 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन
सैलरी, ठीक है, प्लस इसमें आपके रिटायरमेंट एंड ग्रेचुइटी बेनिफिट्स भी हैं, प्लस इसमें रिवीजन भी है। रिवीजन जैसे डियरनेस अलाउंस रिवीजन होता है, पे कमीशन होता है, वो सारी चीजें की रिवीजन इसमें है। लेकिन इसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर ह्यूज बर्डन जो है वो कंटिन्यूअसली नजर आ रहा था, ठीक है। कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट वाज फेसिंग द बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन ऑफ पे आउट्स। पे आउट्स मीन जब पेंशन देना है तो उसके ऊपर काफी ज्यादा बर्डन नजर आ रहा था, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने 2003 में एक नया सिस्टम लाया जिसका नाम है सीपीएस, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, सीपीएस। और यही कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम बाद में 2004 में चेंज हो गया किसमें, न्यू पेंशन स्कीम में या नेशनल पेंशन स्कीम में, एनपीएस, ठीक है। फिर एनपीएस के अलग अलग मॉडल्स, कॉर्पोरेट मॉडल्स, प्राइवेट सेक्टर मॉडल्स, अलग अलग मॉडल्स आए, ठीक है। इट इज व्हाई द वर्ड सी, इट इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, मींस आप अपनी बेसिक पे और कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर, इसमें एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन करेगा, मींस पहले ही पैसा कटवाएगा अपनी सैलरी में से, कितना, 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए, ठीक है। और इक्वल अमाउंट या इससे थोड़ा ज्यादा गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी, प्लस दिस इज कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हो तो गवर्नमेंट इज योर एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट भी इक्वल टू दिस और मोर देन दिस, इक्वल टू और ग्रेटर देन दिस, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी। और लास्ट पे लंप सम, आपके पास क्या होगा, एक लंप सम पेमेंट होगा, लंप सम पेमेंट होगा। और उस पेमेंट में से आप क्या कर सकते हो, 40% इन्वेस्ट कर सकते हो, किसमें, एनवीटी प्लान्स में। अब ये एनवीटी प्लान्स क्या होते हैं, 40% यू कैन इन्वेस्ट इन एनवीटी प्लान्स। व्हाट आर एनवीटी प्लान्स, ऐसे प्लान्स जिनमें आप एक बार इन्वेस्ट करते हो वो फिक्स इंटरेस्ट आपको देते हैं, जिसमें मंथली कुछ पे आउट करते हैं, वो इंटरेस्ट का मंथली पे आउट करते हैं वो, ठीक है। तो एनवीटी प्लान्स जो है ये आपका एक्ट करेगा एज ए सिक्योर्ड मंथली इनकम, और ये जो है लमसम पेमेंट का 60% ये वन टाइम, जैसे रिटायरमेंट ग्रेचुइटी आता था पहले, अब रिटायरमेंट ग्रेचुइटी जो है वो एनपीएस मॉडल्स वाले जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए नहीं है, ठीक है। इसको रीमॉडल किया गवर्नमेंट ने 2024 में इन यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूपीएस। यूपीएस में क्या रखा, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस। अगर आप 25 साल तक सर्विस करते हो तो 25 साल की सर्विस के बाद आपको 50% जो है, 50% ऑफ, प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पे बड़ा टिपिकल इन्होंने जो है ये मॉडल रखा है, ठीक है, मैं इसको राइट से कर रहा हूं, 50% ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 12 मंथ्स, पिछले 12 महीनों की जो आपकी सैलरी रही है उसका एवरेज निकालेंगे और उसका 50% जो है आपका पेमेंट रहेगा, ठीक है। और इसमें कंट्रीब्यूशन अभी भी है, मींस आपको अभी भी कंट्रीब्यूट करना है। कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का दोनों का रहेगा ही रहेगा है, एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन जो है वो रहेगा ही रहेगा, प्लस इसमें जो रिविजन्स हैं डियरनेस अलाउंस के, वो बेनिफिट जो है इनकॉर्पोरेटेड रहेंगे, ठीक हो गया। अब ये सारे जो मॉडल्स हैं सेंट्रल लेवल पे चल तो रहे हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स फिर भी क्या कर रही हैं, अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ जो है वापस जा रही है। जैसे एग्जांपल्स इसमें दिया है, और राजस्थान सबसे पहली स्टेट थी जिसने ओपीएस को ऑप्ट किया वापस 2022 में। राजस्थान के बाद और भी कई सारी स्टेट्स हैं, जैसे छत्तीसगढ़, उसके बाद फिर बाकी सारी स्टेट्स जैसे असेंबली इलेक्शंस की तरफ जो भी जाती हैं वो ओपीएस का एक तो प्रॉमिस जरूर करती है, जैसे हमारी गवर्नमेंट ने भी ओपीएस के लिए प्रॉमिस किया था। लेकिन आंध्र प्रदेश ने एक अच्छा मॉडल प्रेजेंट किया था, दैट इज कॉल्ड एज आंध्र प्रदेश एपीजीपीएस, गारंटीड पेंशन स्कीम, आंध्र प्रदेश गारंटीड पेंशन स्कीम। अब आंध्र प्रदेश की गारंटीड पेंशन स्कीम में पेंशनर को क्या मिलेगा, लास्ट ड्रॉन सैलरी का, बेसिक सैलरी का 50% मिलेगा, लेकिन कंट्रीब्यूशन इसमें भी है। एपीजीपीएस आंध्र प्रदेश गारंटीड पेंशन स्कीम में भी एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करना है, कितना, 10%। कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का भी और एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा, लेकिन 50% गारंटीड पेंशन जो है इसमें इन्होंने कमिट कर दिया। ये जो 10% कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का, इससे थोड़ा सा फिस्कल बर्डन स्टेट्स का कम हो जाता है, ठीक है। आरबीआई का कहना है कि अगर आप ओपीएस में चले भी जाओ तो आपको ज्यादा बर्डन फील नहीं होगा,
पहले कम से कम 10, 15, 20 साल तक, जब तक ना वो लोग जो ओपीएस के अंडर रिक्रूटमेंट होंगे, जब तक ना वो रिटायरमेंट एज पे पहुंचेंगे। जब लेकिन वो रिटायरमेंट एज पे पहुंचेंगे, देन यू विल फील द रियल हीट ऑफ द फिस्कल बर्डन, कि कितना पे आउट आपको करना है। जैसे तमिलनाडु ने कहा, ओपनली तमिलनाडु ने कहा कि हम ओपीएस पे तो स्विच नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वजह से हमें कम से कम अपने स्टेट के टोटल बजट का ह्यूज चंक ऑफ अमाउंट 20-22%, 16% के आसपास जो है वो सिर्फ पेंशन पे आउट्स में ही देना पड़ेगा। और ऊपर से हेल्थ सिचुएशन इंडिया की कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव हो रही है, तो जो पेंशनर है वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक पेंशन ले रहा है। तो इस वजह से ओल्ड पेंशन स्कीम पे स्विच करना रैशनल आइडिया इस टाइम पे जो है इस आर्टिकल के हिसाब से नहीं है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अब नया पेंशन स्कीम जो लाया वो क्या है? इट इज बेसिकली तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम, टैप्स। ओके, तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम्स, जो टैप्स है, नई पेंशन है तमिलनाडु, नई पेंशन स्कीम जो है वो तमिलनाडु की। अब ये जो तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम है, इसमें भी क्या है, मंथली कंट्रीब्यूशन इसमें भी रहेगा 10% का मंथली एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। लेकिन हम क्या करेंगे कि लास्ट पे ड्रॉन जो है उसका 50% जो है 50% ऑफ एलपीडी, लास्ट पे ड्रॉन, उसका जो है हम पेंशन देंगे, ठीक है। और डीए जो है इसमें रखेंगे कि जैसे जैसे डीए बढ़ता जाएगा वो पेंशनर्स के लिए भी बढ़ता चला जाएगा। और अगर पेंशनर की डेथ हो जाए तो उसका 60% जो है वो उसकी फैमिली को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ फैमिली पेंशन। तो फैमिली पेंशन का प्रोविजन जो है पेंशनर के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो ये एक अच्छा वे है जो इन्होंने मिडिल पाथ लिया, किस किस के बीच में, ओपीएस के बीच में, यूपीएस के बीच में और एपीजीपीएस के बीच में। ये पूरा आर्टिकल का क्रक्स है। और इसी के साथ मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ आइडिया दे दिया कि पेंशन स्कीम्स या पेंशन मॉडल इंडिया में कैसा चल रहा है, ठीक हो गया। हालांकि ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है इसमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं आया। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 90 लाख एम्प्लॉयज जो हैं वो, उनके पास ऑप्शन था यूपीएस में स्विच करने का, लेकिन सिर्फ 1.5 लाख एम्प्लॉयज ने स्विच किया, जिसका मतलब कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स एम्प्लॉयज की तरफ इसमें स्विच करने का नहीं आया, ठीक हो गया। उसके बाद है लास्ट आर्टिकल, हाई सी ट्रीटी। याद रखना हाई सी ट्रीटी क्या है, ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, इसके बीच में on law under the aegis, under the United Nations Convention of Law of Sea, the High Sea Treaty has been ratified by approximately 83 countries. इसकी रिक्वायरमेंट थी अगर 60 कंट्रीज इसको रेटिफाई करे तो ये इफेक्ट में आएगी, लेकिन 83 कंट्रीज हैज रेटिफाइड द हाई सी ट्रीटी। हाई सी ट्रीटी का पर्पस क्या है? हाई सी ट्रीटी जो है ये पहली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी होगी जो क्या करेगी, मैरीन लाइफ को प्रोटेक्शन करेगी। इट इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ marine life in international waters. International waters means वो वाटर बॉडीज जिन पे किसी भी कंट्री का क्लेम नहीं है, ठीक है, ओपन सीज, ठीक है, हाई सी ट्रीटी, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये बेसिकली 83 कंट्रीज ने अगर जो है इसको रेटिफाई कर दिया, मींस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड के जो वाटर्स हैं, इंटरनेशनल वाटर्स हैं, वो इसके कंट्रोल में आ जाएंगे। और अब जैसे कि डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, डिस्ट्रक्टिव फिशिंग विल गेट फिनिश्ड या कंट्रोल्ड एटलीस्ट इफ नॉट फिनिश्ड, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक पोल्यूशन उसको कम करने की कोशिश, ओवरफिशिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ ओशियनिक बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ ओशियनिक बायोडाइवर्सिटी, ठीक हो गया। ये सारी चीजें जो है हाई सी ट्रीटी के जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रहेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम कंट्रीज ने इसको ज्वाइन कर लिया। जैसे अभी चाइना या जापान, इनको कहा जाता है मैरीटाइम सुपर पावर्स। तो मैरीटाइम सुपर पावर्स जो बड़ी पावर्स है, मैरीटाइम पावर्स, इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो इनका क्या है, अभी जो है सिर्फ 1% पानी, इंटरनेशनल वाटर जो है वो प्रोटेक्टेड है, लेकिन इस ट्रीटी के आने के बाद मैक्सिमम वाटर्स जो है कम से मोर देन 50% ऑफ इंटरनेशनल वाटर्स विल बी प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो आज के न्यूज़पेपर के लिए इतना, कल फिर मिलेंगे फर्दर न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू।